चलिए, स्वागत है आपका कुमुद मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज जो हम लोग सेट देखेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है। चलिए, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये जनरल साइंस का पूरा सेट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि सुख सेल क्या है। सुख सेल क्या है? तो सुख सेल जो है वो एक प्राथमिक सेल है। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखते जाइए, बाकी का चिंता आपको नहीं करना है। तो सुख सेल एक प्राथमिक सेल है। देखिए, होता क्या है कि सेम क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में आने लगता है। जब आप बहुत सारे सीट से गुजर जाएंगे तो एक वक्त आएगा जब सेम क्वेश्चन आपको मिलने लगेगा। जब सेम क्वेश्चन ज़िंदगी में मिलने लगे तो समझ जाइएगा मेरा तैयारी का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। इतना ज़्यादा हो गया है कि अब मेरा कोई भी पेपर निकल जाएगा। और हमेशा फैमिली वाले के साथ थोड़ा, हम ये नहीं बोलेंगे कि कट जाइए, बट कम बात कीजिए जिनका ज़्यादा दिन हो गया है प्रिपरेशन के लाइन में। तो उससे क्या होगा कि आप मोटिवेटेड रहेंगे। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। तो प्रकाश की गति जो न्यूनतम होती है, प्रकाश की गति जो न्यूनतम होगी वो याद रखिएगा जब प्रकाश कांच से गुजरता है ना, कहाँ से? कांच से गुजरता है तो प्रकाश का गति हमेशा न्यूनतम होता है। कांच से गुजरना, सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आंसर आपका उठ जाना चाहिए कि यही सही होगा। ठीक है, तो प्रकाश की गति कहाँ न्यूनतम होगी? तो कांच से गुजरने पे होगी। प्रकाश की गति कहाँ होगी न्यूनतम? तो कांच से गुजरने पे होगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तड़िक चालक बनाए जाते हैं, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो तड़िक चालक जो बनाया जाता है वो तांबे का बनाया जाता है, कॉपर का बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? तांबे का बनाया जाता है। तड़िक चालक का मतलब कंडक्टर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंडक्टर। तो कंडक्टर जो होता है कॉपर का होता है। कंडक्टर जो होता है वो कॉपर का होता है। किसका होता है? कॉपर का होता है। कंडक्टर जो बना होता है वो कॉपर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस यंत्र का काम डायनमो का काम का उल्टा होता है? तो देखिए, डायनमो जो काम करता है वो मैकेनिकल एनर्जी को कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखिए, ध्यान से समझिएगा, मैकेनिकल एनर्जी को डायनमो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ऐसा कौन सा चीज़ है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ट्रांसफार्मर नहीं होगा, रेफ्रिजरेटर नहीं होगा, जनरेटर नहीं होगा, तो मोटर होगा। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र किस में मापा जाता है? तो पायरोमीटर से नहीं मापा जाता, हाइड्रोमीटर से, थर्मामीटर से और फ्लक्सोमीटर से। तो चुंबकीय क्षेत्र जो मापने वाला जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो मापा जाता है वो मापा जाता है फ्लक्सोमीटर से। सोमीमीटर याद रहेगा ना, सोमीटर, फल्क सोमीमीटर, ठीक है ना, याद रहेगा। फल्क सोमीटर, फल्क सोमीटर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, फल्क सोमीटर से मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र मापने के लिए फल्क सोमीटर से मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण क्या होता है? नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण क्या होता है? तो नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण 0 डिग्री का होता है। 0 डिग्री का होता है। 0 डिग्री का होता है। जो सेट करवा रहे हैं वो रेलवे के एनटीपीसी, रेलवे के जूनियर इंजीनियर, सेक्शन सीनियर इंजीनियर और बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का CGL, CHSCL, बिहार SSC, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, UP SSC, झारखंड SSC, सब के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण जो है 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण 90 डिग्री का होता है। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो स्कूटर के आविष्कारक जो है वो ब्रॉड शॉ है। कौन है? ब्रॉड शॉ हैं स्कूटर के आविष्कारक। कौन है?
ब्रॉड सॉ स्कूटर के आविष्कारक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? तो कॉस्मिक किरणों की खोज जो है विक्टर हेस ने किया था। किसने किया था? ये सब चीज़ माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। ये इसमें कुछ ट्रिक नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कोई लॉजिक भी नहीं है। अब जो खोज किया उसका क्या लॉजिक होगा? तो कॉस्मिक किरण जो है वो विक्टर जी किए थे। कैसे किए थे? तो हंस के किए थे। विक्टर जी हंस के, तो हैस हो गया। तो जैसे हंस वर्ड आपके लास्ट में आएगा, माइंड में आ जाना चाहिए कि हंस हंस के कॉस्मिक किरण का खोज विक्टर जी किए थे। हंस हंस के कॉस्मिक किरण का खोज विक्टर जी किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा जो है ये बताइए। तो पता नहीं कितने को हर एक एग्ज़ाम में आता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाए तो एग्ज़ाम समझिए, जैसे पूजा में गंगा जल का यूज होता है, उसी तरह से अगर एग्ज़ाम के पेपर में अगर ये नाभिकीय रिएक्टर संलयन विक्लयन से क्वेश्चन नहीं आए, विखंडन से क्वेश्चन नहीं आए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो है नियंत्रित विखंडन द्वारा। नियंत्रित विखंडन द्वारा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा? सी, कंट्रोल्ड विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोबाल्ट 16 उत्सर्जित करता है। तो आपको बताना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोबाल्ट 16 जो है, कोबाल्ट 16 जो है वो होता है अल्फ़ा नहीं, बीटा नहीं, गामा में। तो गातेजा कोबाल्ट 16 गामा। गाने से याद रखेंगे गामा को और गामा से याद रखेंगे कोबाल्ट 16 को। फिर से मेरा ट्रिक सुन लीजिए, गाने से याद रखेंगे क्या? गाने से याद रखेंगे गामा को और गामा से याद रखेंगे कोबाल्ट 16 को। गाने से याद रखेंगे गामा को और गामा से याद रखेंगे कोबाल्ट 16 को। चलिए ट्रिक भी बताते जाएंगे जहाँ जहाँ जो चीज़ लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी आपको बताना है। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी। एंडरसन जी आए, पॉजिट्रॉन को खोज करके गए। एंडरसन पॉजिट्रॉन को बोल्ड कर दिया। एंडरसन याद होगा ना, एंडरसन एक क्रिकेटर थे, ठीक है, शायद इंग्लैंड का क्रिकेटर था एंडरसन। तो एंडरसन आया और पॉजिट्रॉन को बोल्ड कर दिया। तो पॉजिट्रॉन का खोज कौन किया? तो एंडरसन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समान सुख सेल में विद्युत अपघटय होता है। एक समान सुख सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो एक समान सुख सेल में विद्युत अपघटय जो होता है वो अमोनियम क्लोराइड का होता है। किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड का होता है। अमोनियम क्लोराइड का होता है। एक समान सुख सेल में अमोनियम क्लोराइड का विद्युत अपघटय होता है। एक समान सेल में अमोनियम क्लोराइड का विद्युत अपघटय होता है। अमोनियम NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का विद्युत अपघटय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अति चालक यानी सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी होगा तो बताइए क्या होगा? सुपर कंडक्टिविटी होगा तो अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। उच्च पारगम्यता, उच्च पारगम्यता, उच्च पारगम्यता। और सुपर कंडक्टिविटी होगा तो रेसिस्टिविटी इसका काफ़ी लो होगा, यानी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन उससे पार कर सकता है। तो लक्षण इसका क्या होता है? उच्च पारगम्यता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखेंगे 15वां क्वेश्चन क्या है। काफ़ी अच्छे से जा रहे हैं हम लोग। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये भी जो है ये क्वेश्चन भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी गंगा जल है। अगर पूजा होगा तो गंगा जल का यूज होगा। तो ये क्वेश्चन भी आना ही आना रहता है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आप लोग को पता नहीं इतना ज़्यादा हेल्प होगा इस मेरे इस वीडियो से। हंस हंस के पढ़िए।
तो ठोस कपूर से कपूरवास बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापतन कहते हैं। और ना आप मेरे इस वीडियो को सीरीज को देखते रहिए, आप देखिएगा कि एक वक्त आएगा जब पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है, आपका प्रिपरेशन का लेवल काफ़ी उठेगा। तो ठोस कपूर से कपूरवास बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापतन कहते हैं, ऊर्ध्वापतन कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत यानी आर्किमिडीज संबंधित था। सिद्धांत तो नहीं पूछा है लेकिन बोल रहा है कि आर्किमिडीज कहाँ के थे। तो याद रखिएगा आर्किमिडीज जो हैं वो ग्रीस के थे। कहाँ के थे? ग्रीस के थे। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्लास 9th में पढ़ना है, वहीं से याद आया कि ग्रीस के थे। कहाँ के थे? आर्किमिडीज जो थे वो ग्रीस के थे। और आर्किमिडीज का सिद्धांत था कि जब किसी वस्तु को पूर्णतः या अंशतः पानी में डुबोया जाता है तो उसके खिलाफ एक फोर्स काम करता है। ठीक है, उस फोर्स को बायोनेसिक फोर्स कहते हैं। चलिए फ्लूइड मैकेनिक्स का चीज़ है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है, तो वो कौन सा है? वह यूरेनियम जिसमें निम्न स्थानिक की समृद्धता है वो है आपका 235। कौन सा है? U235। ठीक है, देखिए यूरेनियम का जो समस्थानिक होता है जिसको इंग्लिश में आइसोटोप्स कहते हैं, वो यूरेनियम 92, इस नीचे वाले को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर याद होगा, ये भी क्लास 9th में ही पढ़ना है। और ये जो है इसको मास नंबर बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? इसको मास नंबर बोलते हैं। तो यूरेनियम का जो आइसोटोप्स होता है, यूरेनियम का जो आइसोटोप्स होता है वो दो इसमें पाया जाता है। एक तो पाया जाता है 92,235 में, और एक पाया जाता है 92,238 में। तो सबसे निम्न कौन सा है? तो 235 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में वह जो तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? वो है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में जो है तत्व सबसे सर्वाधिक पाया जाने वाला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो ये इसको जो कहते हैं वो कहते हैं चुंबकीय दिक्पात। क्या बोलते हैं? चुंबकीय दिक्पात। चुंबकीय दिक्पात। चुंबकीय दिक्पात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय दिक्पात। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है, यानी सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? अल्फा बीटा अल्फा बीटा गामा किरण की किसकी होती है? तो सबसे अधिक जो क्षमता होती है वो होती है गामा किरण की। किसकी होती है? गामा किरण की होती है। गामा किरण की होती है। सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होती है वो गामा किरण की होती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? तो यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? कम हो जाती। क्या होती? कम हो जाती। यदि वायुमंडल पृथ्वी पर ना होता तो दिन की अवधि कम हो जाती। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या हो जाती? कम हो जाती। कम हो जाती। चलिए बहुत अच्छा जा रहे हैं आप लोग। चलिए आगे आगे देखेंगे कौन बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण कितने एंगल से घूम जाएगी? तो देखिए अगर किसी दर्पण के थीटा कोण से अगर घुमाएंगे, ठीक है, तो इंसिडेंट रे अगर थीटा रेट से जाएगा, थीटा एंगल से जाएगा, तो रिफ्लेक्शन जो होगा वो डबल हो जाता है। कितना हो जाता है? डबल हो जाता है। कितना हो जाता है? तो डबल। यदि किसी दर्पण को आप थीटा कोण से घुमाइएगा तो रिफ्लेक्शन रे परिवर्तित किरण जो है वो 2 थीटा से घूम जाए। मान लीजिए अगर किसी दर्पण को 30 डिग्री से घुमाएं तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगा? 30 × 2 यानी 60 डिग्री से घूमेगा। 60 डिग्री से घूमेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्ज़ाम में पक्का आने वाला क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो देखिए ये पहले ही बता चुके थे,
इस कॉन्सेप्ट पे ना, प्रिज्म के कॉन्सेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जब किसी लाइट को, वाइट लाइट को जब प्रिज्म से क्रॉस करवाते हैं तो टोटल 7 लाइट में ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसको बोलते हैं VIVGYOR। क्या बोलते हैं हिंदी में, बैनी या पीनाला बोलते हैं। तो इसमें इसका लास्ट वीडियो में भी हम बताए थे कि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है। तो सबसे जो विद्युत चुंबकीय तरंग का सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होता है यहाँ पे आपके इस ऑप्शन में जो जो दिया हुआ है, परावैंगनी किरण का कम होता है, सबसे ज़्यादा अवरक्त किरण का होता है। ठीक है, क्या होता है, अवरक्त किरण का होता है, यहाँ पे अवरक्त किरण का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रम कितने के बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रम जो है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रम जो है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बताइए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, लाल, बैगनी, पीला, हरा। तो इसमें जो है आपको लास्ट क्लास में भी बता चुके थे, लास्ट वीडियो में, ये अपवर्तनांक जो है सबसे ज़्यादा V का होता है, यानी वायलेट का, VIVGYOR। तो अपवर्तनांक का जो ऑर्डर है वो लेफ़्ट टू राइट जाता है, कि सॉरी राइट टू लेफ़्ट आता है। लेफ़्ट टू राइट डिक्रीजिंग हो जाएगा, राइट टू लेफ़्ट आएगा। तो सबसे कम रेड R का होगा और सबसे ज़्यादा किसका होगा, वायलेट का होगा। ठीक है, वायलेट बोले तो बैगनी कलर का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। तो उष्मा का सर्वोत्तम चालक जो है वो क्या है, पारा है। पारा कौन सा है, पारा। जल नहीं है, अल्कोहल नहीं है, ईथर नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा पारा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने का बर्तन, खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो खाना बनाने के बर्तन का जो ये होना चाहिए, विशिष्ट उष्मा पूछ रहा है यहाँ पे, वो होना चाहिए आपका, इसमें तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है देखेंगे एक बार। खाना बनाने का जो उस ये होना चाहिए, विशिष्ट उष्मा होना चाहिए, जिसको स्पेसिफिक ये हीट बोलते हैं, वो आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए हाई। क्या होना चाहिए, हाई। अगर हाई नहीं होगा तो क्या होगा, सारा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। उच्च विशिष्ट उष्मा होना चाहिए और निम्न चालकता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होना चाहिए और निम्न चालक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा क्या होता है। तो किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। तो किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक जो होता है हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है 6 × 10⁻24 कितना होता है, 6 × 10⁻24 होता है। 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। भूस्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वो 24 घंटे का होता है। कितने का होता है, 24 घंटे का होता है। भूस्थिर आवर्तकाल जो होता है, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो होता है 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट है, लिफ्ट की खोज किसने की थी। तो लिफ्ट की जो खोज की थी वो ओटिस ने की थी। ओटिस, ऐसे याद रखेंगे, ओट खा के ओटिस लिफ्ट का खोज कर दिया। ओट खा के ओटिस क्या खोज कर दिया, लिफ्ट का खोज कर दिया। ओट खा के क्या कर दिया, ओटिस लिफ्ट का खोज कर दिया। जितना भी ट्रिक बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से याद रख रहे हैं ये मैटर नहीं करता। एग्ज़ाम में कोई पूछने नहीं जाएगा कि कैसे याद किए, तो ऐसे याद रखेंगे, ओट खा के ओटिस लिफ्ट का खोज कर दिया। चलिए नेक्स्ट है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा कौन सी होती है।
तो बताइए, आपको बता चुके थे कि दो तरीके का मैकेनिकल एनर्जी होता है, एक काइनेटिक एनर्जी होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी होने के लिए उसको में क्या चाहिए, मास चाहिए और स्पीड चाहिए या वेलोसिटी चाहिए बोल सकते हैं। तो हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो गया। अगर कोई चीज़ में हाइट आ गया, जैसे ही किसी भी वस्तु में हाइट आ गया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। क्या आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। तो कोई हेलीकॉप्टर जब आकाश में उड़ता है तो क्या हो जाएगा बताइए, हाइट भी आ गया उसके पास और वो उसमें स्पीड भी आ गया। तो क्या होगा, देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं और गतिज ऊर्जा पोटेंशियल ये काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों होगा। क्यों होगा इसका लॉजिक भी बता दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है, ये है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे। नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में है। तो ये ध्वनि का वेग जो सबसे अधिक होता है 333 मीटर पर सेकेंड। सबसे ज़्यादा ध्वनि का स्पीड सॉलिड में होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है, पहला ऑप्शन। बढ़ जाता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे आने पर। तो ये जो ऑप्शन होगा घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। नेक्स्ट है, जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ जाता है, आयतन घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है। तो जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन घट जाता है, वॉल्यूम क्या होता है, घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पता ही है किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई है, एनर्जी की इकाई है। ताप का नहीं है, वेग का नहीं है, संवेग का नहीं है, तो किसका होगा, ऊर्जा का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दाब जैसे बढ़ाएंगे तो जल का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं। तो याद रखिएगा, जल कितने प्रवाह से बढ़ रहा है, जल कितने प्रवाह से बढ़ रहा है, इसको जो है निकालने के लिए क्या करते हैं, जल के प्रवाह की दर को निकालने के लिए वेंचुरी मीटर का यूज करते हैं। ये एसएससी के पेपर में खास करके आता है। वेंचुरी मीटर किससे क्या ज्ञात करते हैं, तो जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं, ठीक है, द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थिति व्यक्ति का भार क्या होगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो आप फील कर सकते हैं, तो इसमें जो भार होगा वो कुछ ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। तो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा इसका आंसर, अपरिवर्तित रहेगा। चलिए, ये आज का सेट था, सिर्फ आपसे ये है, आप सारे वीडियो को देखते जाइए, आपको एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन यही सब मिलेगा, रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए।